नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ये मैं आपकी सलाह प्रोग्राम का 17वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके बाकी वीडियोज को भी देख सकते हैं। इन वीडियोज को देख के आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया या फिर लोग क्या सलाह दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो उन वीडियोज को भी आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट से देखिए। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। आज की जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है और हस्बैंड इसमें हमें बता रहे हैं कि उनकी पत्नी का व्यवहार शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा क्रूरतापूर्ण था और जो ससुर थे उनके वो एक बड़े नेता थे और पत्नी को इसी बात का घमंड था। यदि पत्नी कोई बात ये लोग नहीं मानते थे या फिर पत्नी अपनी कोई मनमानी कहती थी और ये लोग मना कर देते थे तो ऐसे में पत्नी धमकी देने लगती थी कि वो अपने पापा से कह देगी और तुम सारे लोगों को जेल भिजवा देगी। यानी पत्नी को दबदबा बनाने का शौक था और अपने पति और घर वालों को अपने चंगुल में रखने का शौक था और इस वजह से पति का जीवन दुश्वार हो गया था। लेकिन 1 साल तक पति ने ऐसा सहा। उसके बाद ये सब चीज़ें जब सहन से बाहर हो गई उसके बाद पति ने भी सोच लिया कि या तो पत्नी अपने अंदर सुधार करेगी तब वो उसे अपने साथ रखेगा या फिर उसे डिवोर्स दे देगा। उसके बाद पति जो था वो पत्नी को ले जाके मायके छोड़ दिया और अपने ससुर से इन सारी चीज़ों की शिकायत भी की। उसके बाद ससुर ने पत्नी को न समझा के यानी अपनी बेटी को न समझा के अपने दामाद को ही डांटना शुरू कर दिया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर पति अपने घर आ गया। घर आने के 3-4 दिनों के बाद पति को पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर एफआईआर करा दिया है, जिस एफआईआर में 354 आईपीसी, 377 आईपीसी, 307 आईपीसी और पति के सारे घर वालों का नाम पड़ गया था। जो लड़का बाहर रह के पढ़ाई करता है उसका भी नाम पड़ गया था, जिस बहन की शादी हो गई थी उसका भी नाम पड़ गया था, जो जीजा बाहर रहते हैं उनका भी नाम पड़ गया था। यानी पूरी तरह से पति के घर वालों को फंसा दिया गया था और गलत गलत धाराएं लगा दी गई थी। और पत्नी के जो पिता थे यानी ससुर थे उनके दबाव में पुलिस ने ऐसा किया था। पुलिस कुछ पति की नहीं सुन रही थी। उसके बाद पति ने इसका अच्छा उपाय निकाला और कुछ तरीके आजमाए जिसकी वजह से पति को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। और फिर पुलिस को कानून के अनुसार कार्यवाही करनी भी पड़ी। कितना भी दबाव बनाया गया पुलिस के ऊपर लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुनी और किसी दबाव में न आके कानून के अनुसार मजबूर होकर काम करना ही पड़ा। तो वही सारी चीज़ें हमें पति बता रही हैं कि उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से पुलिस को भी सबक सिखाया और जो भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था उस दबाव को भी समाप्त किया। पति ने क्या किया, यही सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी और पति के स्टोरी से यही सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए अब पति ने जो भी हमें स्टोरी लिख के भेजी है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और बताता हूं कि क्या पूरा मामला है और पति ने क्या निष्कर्ष निकाला, कैसे पुलिस के ऊपर जो दबाव बन रहा था उसे समाप्त कराया और निष्पक्ष पुलिस से जाँच कराया। मेरा नाम अमिताभ है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं। मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं कि यदि आपकी पत्नी ने पुलिस कंप्लेन किया है और पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, पत्नी पक्ष के दबाव में आके पति को सिर्फ पुलिस परेशान कर रही है, गलत धाराएं लगा रही है, बेवजह सिर्फ परेशान करने के लिए 307, 354, 377 आईपीसी ये सब धाराएं भी 498A की धारा के साथ जोड़ रही है, तो पति को क्या करना चाहिए, पति किस प्रकार से इन सब परेशानियों से निजात पा सकता है और फिर पत्नी कितना भी पुलिस पे दबाव बनाए पुलिस को निष्पक्ष काम करना ही होगा। आपको मेरी स्टोरी से यही सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरी शादी 2014 में हुई थी। मेरे ससुर एक बड़े नेता थे। शादी के बाद मेरी पत्नी को यही घमंड था कि उसके पिता बहुत बड़े नेता हैं और उनकी काफ़ी चलती है और इसी घमंड में वह ना तो मुझे कुछ समझती ना ही मेरे मम्मी पापा को कुछ समझती। कोई गलती करती और मना करने पे अपने पापा की धमकी देने लगती थी।
मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि उसका व्यवहार कितना गलत था हमारे साथ। जैसे तैसे करके मैंने 1 साल तक उसके साथ अपना जीवन यापन किया, लेकिन अब उसके साथ रह पाना मुश्किल हो गया था। तो मैंने उसे मायके ले जाके छोड़ आया और ससुर जी से बोल दिया कि मुझे अब आपकी बेटी को ऐसे नहीं रखना है, या तो वो अपनी आदतों में सुधार लाए, और नहीं ला सकती है तो मुझे डिवोर्स ले ले। ऐसे इसके साथ रह पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके बाद मेरे ससुर ही मुझ पे ही गलतियां निकालने लगे और कहने लगे कि चुपचाप से मेरी बेटी को साथ रखो, उसकी बात मानो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैंने भी साफ बोल दिया कि मुझे ऐसे आपकी बेटी को नहीं रखना है, या तो वो सुधार करे अपने अंदर या फिर मुझसे डिवोर्स ले ले। मैं ऐसे उसे अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। और फिर मुझे मेरे ससुर जी माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। फिर वहाँ से मैं चला आया। 4 दिनों के बाद मुझे पता चला कि मुझ पर मेरे मम्मी पापा, 2 भाइयों, 2 बहनों, जिनमें से एक की शादी हो गई है, और मेरे जीजा के ऊपर 498A, 307, 323, 504, 506 आईपीसी व मुझ पे 377 आईपीसी व मेरे पिताजी के ऊपर 354 आईपीसी छेड़छाड़ के लिए एफआईआर दर्ज हो गया है। ये एकदम झूठा एफआईआर था, और सिर्फ मेरे ससुर के दबाव में आके पुलिस ने ये एफआईआर हम लोगों के ऊपर लगाया था। जब मैंने थाने से पता किया तो मुझे पता चला कि एक फर्जी मेडिकल भी लगा है, जिसमें सिंपल इन नेचर चोट आया है, यानी साधारण तरह से चोट लिखा है। इसके बावजूद भी पत्नी के एफआईआर में पुलिस ने 307 आईपीसी यानी हत्या का प्रयास का इस तरह का धारा लगा दिया था। पिताजी पर सिर्फ पत्नी के कह देने से 354 आईपीसी लग गया था। बिना किसी जांच के मेरे ऊपर 377 आईपीसी लग गया था। मेरा जो छोटा भाई था वो बाहर रह के काम करता था। बड़े भैया और भाभी बाहर रह के काम करते थे। छोटी बहन इलाहाबाद रह के तैयारी करती थी, और एक बहन की शादी हो गई थी, वो अपने पति के साथ अपने घर पे रहती थी। पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। इसके बावजूद भी इन सब लोगों के ऊपर केस लग गया था, जो एकदम अनुचित था। बार बार पुलिस भी मुझे थाने पे बुलाती और सुबह से शाम वहीं पे बैठाए रखती थी, और मुझे डराया जाता था कि मैं पत्नी को कैसे भी रखूं। यदि मैं नहीं रखूंगा तो मेरे साथ और भी ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन ये परेशानियां मुझे अंदर से तोड़ नहीं सकी। मेरे अंदर और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। मैंने भी सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखूंगा, चाहे कितना भी दबाव मेरे ऊपर बनाया जाए। आईओ भी कह रहा था कि सबके नाम से और सारी धाराओं को लगा के वो चार्जशीट कोर्ट में लगाएगा। यह सिर्फ गलत मेरे साथ हो रहा था, और जो पुलिस थी वो दबाव में आके मेरे ससुर के दबाव में ये सारी काम कर रही थी। फिर मुझे पता चला कि मैं हाई कोर्ट से फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश ला सकता हूं, और यदि हाई कोर्ट ने फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दिया तो पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करना ही होगा। यहाँ थोड़ा सा वीडियो रोक के मैं आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन एक प्रकार का रीट होता है जो हाई कोर्ट जारी करती है। यदि पुलिस आपके मामले में निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है, आपके ऊपर गलत एफआईआर कर दे रही है, या फिर दबाव में आके पुलिस काम कर रही है, गलत गलत धाराएं आपके ऊपर लगा रही हैं, तो ऐसे में आप हाई कोर्ट से फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट ला सकती हैं। इसके लिए हाई कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन लगाना होगा और साथ में उस एफआईआर को लगाना होगा, और उसके बाद हाई कोर्ट यदि आदेश कर देता है फेयर इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके बाद पुलिस को जो भी चीजें सही है वही चीजों को चार्जशीट के साथ लगानी होगी। यानी पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करना पड़ेगा, और यदि हाई कोर्ट के आदेश का पुलिस ऑफिसर उल्लंघन भी करता है तो ऐसे में हाई कोर्ट उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पुलिस आपके एफआईआर में सही ढंग से जांच नहीं कर रही है, मनमानी कर रही है, या फिर दबाव में आके आपके खिलाफ कुछ कर रही है, तो ऐसे में आप लोग भी फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश ला सकते हैं हाई कोर्ट से। इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अब आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। फिर मैं हाई कोर्ट से एक एडवोकेट से मिला और एफआईआर के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट लगवाया।
30 दिनों में मुझे आदेश मिल गया, जिसमें पुलिस को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नियमानुसार और फैक्ट की जांच करके ही चार्जशीट लगाए और नियमानुसार कार्यवाही करे और जांच करे, सही ढंग से जांच करे, किसी प्रकार की कोई पक्षपात ना किया जाए। ये सारे आदेश हाई कोर्ट ने पुलिस को दिया था। जब पुलिस को यह आदेश मिला उसके बाद तो फिर पूछिए ही मत क्या हुआ। आयो अब ठीक से मुझसे बात करने लगा, मुझसे मेरा बयान लिया, पापा मम्मी और अन्य सबका बयान लिया, घर पे आके पड़ोसियों का बयान लिया और फिर सही ढंग से जांच किया और मेरे ऊपर जो 377 धारा लगी थी उसे भी हटा दिया। पापा के ऊपर जो 354 धारा लगी थी उसे भी हटा दिया। भाइयों का नाम जो बाहर रह रहे थे उनका भी केस से नाम बाहर निकाल दिया और बहनों का भी नाम जिनका शादी हो गया था जो बाहर रह रही थी उन सबका केस से बाहर नाम निकाल दिया। पुलिस को मजबूरन ये निष्पक्ष होकर जांच करना पड़ा। अब सिर्फ एफआईआर में मेरा, मेरी मम्मी और पापा का नाम रह गया, जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 498A, 323, 504, 506 आईपीसी यही धाराएं लगी थीं। आईओ चार्जशीट के साथ यही सारी धाराएं लगा के कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया। हाई कोर्ट के आदेश हो जाने के बाद मेरे ससुर का किसी प्रकार का कोई सोर्स काम नहीं किया और पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करना ही पड़ा। और ये धाराएं जो लगी थी, यानी जो मेरे ऊपर गलत धाराएं लगी थीं जिनका कोई मतलब नहीं था एफआईआर में, सारी धाराओं को पुलिस को निकालना ही पड़ा। 307, 354 और 377 आईपीसी निकल जाने के बाद पत्नी का केस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। चार्जशीट लग जाने के बाद मैं भी मम्मी पापा के लिए हाई कोर्ट गया और वहां से मम्मी पापा के लिए स्टे मिल गया। अब सिर्फ मेरे ही ऊपर ही केस लगा था और मैं अब मजे लेकर केस लड़ सकता था। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि धाराएं भी कम हो गई थी और इन धाराओं में कोई भी दिक्कत नहीं थी। 307 और 377 आईपीसी में मेरी गिरफ्तारी भी हो सकती थी या फिर जब मैं बेल कराने जाता तो ऐसे में कोर्ट भी मुझे कस्टडी में ले लेता, ये भी मेरे सामने दिक्कत थी। लेकिन थोड़ी सूझबूझ और समझ दिखा के जब मैं हाई कोर्ट गया और वहाँ से फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश लेके आया तो ये सारी समस्या का हल हो गया और पत्नी पक्ष ने जो भी दबाव बनाया था वो कोई काम नहीं आया। अब मैं मजे लेकर केस लड़ रहा हूँ। जो मेरे ऊपर 498A, 323, 504, 506 केस लगा है वो भी बिल्कुल गलत ही है। आज नहीं तो कल तो मैं बरी हो ही जाऊंगा। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए अब पत्नी को अपने साथ नहीं रखूंगा, चाहे कितना भी दिन केस लड़ना पड़े। 498A में खुद को पहले निर्दोष साबित करूंगा और उसके बाद इसी आधार पे मैं डाइवोर्स भी ले लूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूंगा और इन केसों को अब आराम से लड़ रहा हूं क्योंकि धाराएं भी कम हो गई हैं और केस भी हल्का हो गया है मेरे लिए। मेरी भी आप लोगों से यही सलाह है कि अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई झूठा केस हो जा रहा है और पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, पुलिस दबाव में आके काम कर रही है, तो ऐसे में आप लोगों को भी अपनी केस में ज़रूर फेयर इन्वेस्टिगेशन का आदेश ले लेना चाहिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो फिर पुलिस आपके केस में किसी प्रकार के किसी दबाव में नहीं आएगी, निष्पक्ष होकर जाँच करेगी। और जो 377 आईपीसी लगी है, अगर मेडिकल नहीं लगा है, जाँच नहीं हुआ है तो वो भी बाहर निकल जाएगा। 354 जो आपके पिताजी के ऊपर लगा है वो भी बाहर निकल जाएगा। यदि 307 लगा है और इस प्रकार का मेडिकल नहीं लगा है कि जिससे 307 बनता है वो भी निकल जाएगा। पुलिस एफआईआर में तो ये धाराएं लगा देगी, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश के बाद मजबूरन पुलिस को इन धाराओं को निकालना पड़ेगा और फिर चार्जशीट सबमिट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फेयर इन्वेस्टिगेशन से आपको एक और फायदा मिलेगा कि जिन लोगों का झूठा नाम डाला गया है, बेवजह ही सिर्फ परेशान करने के लिए केस में नाम डाल दिया गया है, मजबूरन पुलिस को उन लोगों का नाम निकालना भी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फेयर इन्वेस्टिगेशन के आदेश से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये स्टोरी हमें हस्बैंड ने लिख के भेजी थी और हस्बैंड ने हमें बहुत सारी सीख दिए और बहुत सारी जानकारियाँ दी कि यदि पुलिस आपके केस में भी दबाव में आगे काम कर रही है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से आप निजात पा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।